अच्छा, 403 जो है ये वो है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं तो नहीं इसकी क्लास रखना चाहता यूजुअली, लेकिन मतलब लोग फंसते हैं तो इसलिए रखी हुई है, जरूरत नहीं है कोई ऐसी खास। अब ये है तो बड़ा ही सख्त इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन द सेंस कि ये मतलब इवेंचुअली 4 साल बाद तुमसे जॉब इंटरव्यूज पे इसमें इस किताब के अंदर से क्वेश्चन होंगे, लाजमी होंगे। ठीक है ना? असेंबली के अंदर से कोई नहीं करेगा क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर से होंगे। तो अब ये क्या है, मतलब डेटाबेसेस, तुम्हें पता है कि 21वीं सदी में बगैर डेटाबेस के कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज कंप्यूटर साइंस में बनाओगे तो उसके पीछे डेटाबेस लगी हुई है। अब ये इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है ना कि मतलब फर्क नहीं पड़ता प्रोग्रामर पीएचपी का है, प्रोग्रामर जावा का है, सी शार्प का है, पीछे डेटाबेस ही है। बात को समझो जरा कि मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आजकल जो है, जो मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वो बेसिकली क्या है कि तुम्हारे पास फ्रंट पे एक यूजर इंटरफेस बना के दे देते हो, जिसको तुम एक वेबसाइट कह सकते हो, या मोबाइल में तुम्हारी एक ऐप हो जाती है। ये यूजर इंटरफेस बना के तुम दे देते हो, ये डिजाइनर बनाता है। और उसके बाद एप्लीकेशन या प्रोग्राम जो है, सॉफ्टवेयर जो है तुम्हारी, बेसिकली वो इधर बैठी होती है, जिसने सारा काम करना होता है। ये तुम्हारी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर जो भी तुमने डिजाइन की है। तो यूआई का काम तो सिर्फ ये होता है कि वो एप्लीकेशन, वो जो तुम्हारी सॉफ्टवेयर है, उस यूजर से डेटा लेके उस तक पहुंचाती है, एप्लीकेशन से लेके यूजर तक पहुंचाती है, दैट्स इट। यूआई का काम तो सिर्फ डिस्प्ले होता है। और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन के पीछे 99.9% एक डीबी पड़ी होती है, एक डेटाबेस पड़ी होती है। और एप्लीकेशन फजूल है जब तक वो मतलब डीबी से काम ना कर सके। एक्चुअली एरो भी नहीं लगाना चाहिए, एरो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एरो नहीं है, दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होएगा, जैसे एक लिंक है। एलएमएस को सोचो, आसान चीज है बिल्कुल, तुम आराम से कर लोगे। एलएमएस को सोचो, तो एलएमएस का एक यूआई है, वो उसका वो वेब पेज है जो तुम्हें ब्राउजर पे नजर आता है, वो उसका यूजर इंटरफेस है। एक पेज है, उस पर रंग भरे हुए हैं, कुछ डिजाइन बने हुए हैं, दैट्स इट। वो यूजर इंटरफेस है। उस यूजर इंटरफेस का काम क्या है? जब स्टार्ट करते हैं, वो तुमसे यूजर नेम और पासवर्ड लेता है और पीछे सॉफ्टवेयर को देता है, एप्लीकेशन को देता है, एलएमएस की। अब एलएमएस की एप्लीकेशन को ये कैसे पता चलेगा कि वो यूजर नेम पासवर्ड ठीक है? जाहिर बात है, वो डीबी में जाती है, डीबी में से तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड निकालती है, उसको मैच करती है, और करने के बाद फैसला करती है कि वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक होता है तो वो दोबारा डीबी में जाती है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स निकालती है कि ये बंदा सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ रहा है, इसका घर का एड्रेस क्या है, इसका जीपीए कितना है, इसके अकाउंट बुक क्या कहती है, वो सारा डेटा डीबी में से निकालती है, और निकाल के वापस यूआई को पकड़ा देती है। और यूआई उसको आगे सामने खूबसूरती से दिखा देता है कि भाई ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ये तुम्हारी असाइनमेंट्स हैं, ये तुम्हारी ग्रेड बुक है, सो ऑन। अब दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन सोच लो जो तुम इस्तेमाल करते हो, और तुम्हें ये तस्वीर, ये कहानी नजर आनी चाहिए। ठीक है? तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में हो रही है ना, ये सी शार्प में हो रही है, ये जावा में हो रही है। एक्चुअली ये भी चेक करना कि वो किस में बनी हुई है, एलएमएस बना किस में हुआ है। आ, ये तुम्हारी पीएचपी, पाइथन, ये जो एप्लीकेशंस तुम डिजाइन कर रहे हो, जो डेवलप कर रहे हो, वो तुम इन एप्लीकेशंस में डेवलप कर रहे हो ना। यूआई तो मतलब वही है, एचटीएमएल सीएसएस, उसमें क्या होना है? वो तो एक फ्रंट पे तो तुम एक वेबसाइट बना रहे हो ना, वो तो एचटीएमएल में बन रही है। ये एक एक्चुअली ये एक डिफरेंट बंदा बना रहा है, ये डिजाइनर बना रहा है। एप्लीकेशन डेवलपर कोड जो लिख रहा है, वो तो बस सिर्फ एप्लीकेशन ही लिख रहा है, उसका यूआई से कोई ताल्लुक नहीं। उसको बस इतना पता है कि यूआई से फलाना डेटा आ रहा है, फलाना डेटा जा रहा है। बाकी काम फ्रंट एंड के डेवलपर का है कि वो उसको कितना अच्छा कर देता है। और पीछे डीबी लगी हुई है। अब डीबी किस चीज के अंदर बनती है, ये बहुत ही बच्चों वाली होए तो एमएस एक्सेस के अंदर बन जाएगी, तुमने इंटर में बनाई भी होएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। ये आसान इसलिए होती है कि हर कंप्यूटर पे होती है, लेकिन जो जब प्रोफेशनली चले जाओगे तो सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, पोस्टरी है,
पोस्टग्री को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं शायद, पोस्ट ग्रेस लिखते हैं। और दो तीन और हैं जो बड़ी हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर है। मैं सिर्फ बड़े बड़ों के नाम लिख रहा हूँ, बड़े बड़ी यही हैं, ठीक है। एक्सेस बिल्कुल बड़ी नहीं है। एक्सेस का नाम सिर्फ इसलिए लिया है कि ये हर एक के कंप्यूटर पे पड़ी होती है। तुम जाके अपने स्टार्ट पे एक्सेस लिखोगे तो ये पड़ी होगी तुम्हारे पास, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होती है, ठीक है। अब रोल सेपरेशन कुछ ऐसी है कि ये तीनों डिफरेंट लोग हैं। ये फ्रंट एंड का डिजाइनर है, यूआई का डिजाइनर है, ये प्रोग्रामर है जो कोड लिख रहा है, और इसके पीछे डीबीए है। डेटाबेस को संभालने वाला जो बंदा होता है उसको डीबीए कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ से ना इस तस्वीर से थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए डेटाबेस सीखना नागुज़ीर क्यों है। कि तुम जौन सी मर्जी प्रोग्रामिंग कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम्हारे से ये सवाल खत्म नहीं होंगे कभी भी कि मतलब डीबी के सवाल कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्योंकि प्रोग्रामर को के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो डीबी में से डेटा निकाल सके, रख सके, और मतलब ये तुमने ही करना है ना सारा काम, प्रोग्रामर नहीं करना है ये सारा काम। यूआई तुमने नहीं करना, यूआई का बंदा ही कोई और है, दैट्स इट। लेकिन डीबी में जाके डेटा उठाना, निकालना, संभालना, ये सारा तुम्हारा काम है। और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक बंदा होता है, वो डीबीए होता है। वो ज्यादातर कंपनीज में होता है, लेकिन छोटी कंपनीज में नहीं होता। छोटी कंपनीज में कोई डीबीए नहीं होता, प्रोग्रामर ही ये काम कर रहा होता है सारा। तो दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि तुमसे मतलब एंड तक ये बड़ा तुम्हारी जान खाएगा। और वैसे हुनर भी बहुत है, ये मतलब सीखना हुनर भी काउंट होता है काफी। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं इसको। तो अच्छा, ये जिस तरह मैं तो कह रहा था कि मैं तो इसकी क्लास भी नहीं रखना चाहता यूजुअली, क्योंकि ये बस हो जाता है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल हम करते हैं और करते हैं। अच्छा, तो पहले तो डेटाबेस को ज़रा डिफाइन करो, डेटाबेस होती क्या है। तो मैं किताब वाली में पढ़ता हूँ अभी, लेकिन बहरहाल मैं अगर सिंपली शुरू करूँ तो डेटाबेस इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस एक गोदाम है डेटा का, इंफॉर्मेशन का। एक गोदाम है, बस वहां पे सिर्फ डेटा जमा हुआ है। अब उस डेटा को, वो डेटाबेस बजाते खुद इंटेलिजेंट नहीं ना होती, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती, बस वो एक गोदाम है डेटा का। जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, उसमें से कुछ निकालोगे नहीं, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं किताब में से गुजरूंगा यार, क्योंकि ये जरा वो है, थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें स्टार्ट में। वेरी गुड, ये कुछ 6-7 डेफिनेशन है डेटाबेस की देता है, पढ़े जरा। पहली डेफिनेशन, अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। अ कलेक्शन ऑफ डेटा, पार्ट नंबर्स, प्रोडक्ट कोड, ये तो बहुत ही माठी डेफिनेशन है। अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मेटा डेटा, डेटा ये भी बहुत माठी है। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस, ये ठीक है। बहरहाल जितनी भी पढ़ोगे तुम्हें पता ही चलेगा कि डेटाबेस बजाते खुद सिर्फ एक गोदाम है, एक रिपोजिटरी है, एक स्टोर है ऑफ डेटा। और बेहतर कर दूं इसको तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ये रिलेटेड का लफ्ज मैं डालना चाह रहा था, ये जरा इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड का मतलब है कि जितना डेटा स्टोर हुआ है उसका आपस में कोई रिलेशनशिप है। जैसे अभी मैंने एलएमएस का एग्जांपल दिया, तो एलएमएस के पीछे जो डीबी पड़ी होएगी उसमें स्टूडेंट का डेटा होएगा, उसके बाद उसके एग्जाम का डेटा होएगा, उसके अकाउंट का डेटा होएगा, मतलब रिलेटेड होएगा, आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होएगा आपस में। ये रिलेटेड का बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, जिस तरह एप्लीकेशन डेवलप होती हैं उसके लिए ना, ये भी आपको आगे जाके क्लियर होएगा। तो डेटा क्या होता है, डेटा किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, क्रिकेट प्लेयर, स्कॉलर्स, मूवीज, सो ऑन। बस इसको पढ़ना यार, इसके बारे में क्या मैं बताऊं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बात कि डेटाबेसेस नागुज़ीर है, तुम्हारी जान नहीं छोड़ती, ठीक है। द वे
एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज गोइंग, उसमें डीबी से आपकी जान नहीं छूट सकती, वो है ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब डेटाबेसेस से पहले क्या होता था, अगर जब डेटाबेसेस तो अब आई हैं और अभी नहीं सॉरी अब नहीं आई, डेटाबेसेस 20 साल से 20-25 साल से चल रही हैं। कंप्यूटर्स जो है वो तकरीबन 50 साल से चल रहे हैं। तो डेटाबेसेस से पहले कंप्यूटर्स के अंदर डेटा स्टोरेज कैसे होती थी, अब ये जरा मुश्किल है समझना, क्योंकि आपसे बहुत ही आपके से पुरानी बात है ये। एक स्कूल का एग्जांपल लो। एक स्कूल में एक एडमिशन ऑफिस है। मैं आपको ना आपके उस जमाने से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एडमिशन ऑफिस है, एक अकाउंट्स ऑफिस है, और एक टीचर है फॉर एग्जांपल। हाँ, ये तीन पार्टियां जो स्कूल में काम कर रही हैं। अब डेटाबेस को छोड़ दो, अगर डेटाबेस है, समझो एक छोटा स्कूल है जो ये काम कर रहा है और वो एक्सेल के ऊपर अपना सारा डेटा मेंटेन करता है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एडमिशन ऑफिस ने अपनी एक एक्सेल रखी हुई है, एक्सेल की एक फाइल रखी हुई है, अकाउंट्स ऑफिस ने अपनी एक एक्सेल की फाइल रखी हुई है, और टीचर ने अपनी एक्सेल की एक फाइल रखी हुई है। अलग अलग नहीं है, सेम एक्सेल की फाइल है, और ये फाइल वो आपस में शेयर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हाँ, बस इसका यही एग्जांपल बनता है, समझो कि मतलब एक एक्सेल की फाइल है, उसमें एडमिशन वाला अपना डेटा लिखता जाता है, फिर वो फाइल मतलब बाकी सारों को दे दी जाती है। अकाउंट्स वाला उसमें अपना डेटा ऐड करता जाता है, टीचर अपना डेटा ऐड करता जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस कहानी में बहुत ही ज्यादा डेटा रेपिटेशन है। ये समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल के अंदर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, एडमिशन वाले ने और क्या रखा होएगा, टेलीफोन नंबर रखा होएगा स्टूडेंट का, एनआईसी रखा होएगा, उसकी एडमिशन डेट रखी होएगी, कुछ इस तरह का ना, कि मतलब उसका उस उसके एडमिशन से रिलेटेड डेटा सारा इसने यहाँ पे रखा होएगा। अकाउंट्स ऑफिस वाले ने क्या रखा होएगा, नेम इसने भी रखा होएगा, एड्रेस इसने भी रखा होएगा क्योंकि इसको खत भेजने हैं उसको कि भाई फीस पे करो, टेलीफोन डेफिनेटली रखा होएगा, मेरा नहीं ख्याल कि एनआईसी रखा होएगा, एडमिशन डेट नहीं रखी होएगी, फी अमाउंट रखी होएगी कि भाई इसकी फीस है कितनी, पेमेंट क्लियर है या नहीं है, वट एवर, ये अकाउंट्स का डेटा उसने रखा होएगा। टीचर ने क्या रखा होएगा, टीचर ने भी उसका नाम रखा होएगा। मेरा नहीं ख्याल टीचर का एड्रेस से कोई खास ताल्लुक होएगा, पता नहीं टेलीफोन नंबर भी रखना चाहिए या नहीं, बट टीचर ने रखा होएगा कि किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कौन से हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, उसका ग्रेड क्या है, टीचर ने ये डेटा रखा होगा। अच्छा, अब ये डेटा रेपिटेशन है। रेपिटेशन कैसे है कि फॉर एग्जांपल एड्रेस को ले लो, तो एड्रेस इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट फाइल्स। जरूरी नहीं है कि दो में ही हो, जितनी में भी हो, बट डेटा रेपिटेशन नजर आ रही है कि एड्रेस भी रिपीट हो रहा है, टेलीफोन नंबर भी रिपीट हो रहा है, सो ऑन ना। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये होती है, सॉरी, इसके लिए जो बेहतर लफ्ज है ना रेपिटेशन के लिए, वो रिडंडेंसी है, यानी डेटा रिडंडेंसी होती है। अगेन मतलब वही है रेपिटेशन, ठीक है। अच्छा, इससे ये होता है कि डेटा इंटेग्रिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, डेटा इंटेग्रिटी खराब हो जाती है। इंटेग्रिटी होता क्या है, इंटेग्रिटी इज द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। डेटा इंटेग्रिटी ये होती है कि जो तुम डेटाबेस में डेटा पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली ठीक है, वो एक्यूरेट है, वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंटेग्रिटी का मतलब होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये
शायद आपको अजीब लगे, लेकिन बहरहाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है, एक एड्रेस चेंज होता है तो स्टूडेंट एडमिशन ऑफिस में जाकर एड्रेस चेंज करवा देता है, लेकिन अकाउंट्स ऑफिस में नहीं करवाता, भूल जाता है, नहीं होता, वॉट एवर, मुझे नहीं पता, बल वो नहीं होता उसका वहां पे अपडेट। अब जब एक महीने एक साल बाद कोई ये डेटाबेस खोलेगा और इस स्टूडेंट का एड्रेस निकालने की कोशिश करेगा, तो उसको दो मुख्तलिफ एड्रेस मिलेंगे और उसको ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी ये कौन सा एड्रेस ठीक है, उसको क्या पता। ये इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम है कि डेटा हैज टू बी एक्यूरेट, जो डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है इट हैज टू बी एक्यूरेट, वरना फायदा ही नहीं है उसका। ये सारी बातें रिलेटेड हैं आपस में। अगर रिडंडेंसी होएगी, जिसका मतलब रेपिटेशन है, तो डेफिनेटली इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होएगी। और आखिरी बात इसमें ये कह सकते हो कि इसमें डेटा अपडेट इश्यूज भी होते हैं। डेटा अपडेट इश्यूज बेसिकली यही है कि नीड टू अपडेट इन मल्टीपल प्लेसेस। आप अपडेट के बारे में सोच लो, जो मैंने एग्जांपल दिया है कि एड्रेस चेंज हो जाए, या आप ये सोच लो कि स्टूडेंट स्कूल छोड़ गया है, डिलीट करना है, अब वो यहाँ से भी डिलीट करना है, यहाँ से भी करना है, जहाँ जिन जिन फाइलों में वो इस्तेमाल हो रहा था हर जगह से डिलीट करना है। एक जगह से भी करना भूल गए, इंटेग्रिटी खराब हो गई। ठीक है ना। तो ये फ्लैट फाइल सिस्टम जो था ना, ये जिसकी बात ये कर रहा है, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग, ये 70s 80s की बातें हैं। तो जो मैंने आपको समझाया है, समझ लो वो 90s की बात है, कि जो आपको समझ आ भी जाएगी, क्योंकि आपने तो नहीं इसके ऊपर बिल्कुल कहा। अच्छा, ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था क्या? ये था, तकरीबन यही वाली बात थी, तकरीबन यही वाली बात थी कि लाइब्रेरी वाला अपनी फाइल मेंटेन कर रहा है, एग्जामिनेशन वाला अपनी फाइल मेंटेन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन वाला अपनी फाइल मेंटेन कर रहा है। इसके दरमियान में इसने ये एप्लीकेशंस बनाई हैं। ये रजिस्ट्रेशन वाले की फाइल है, एक्सेल हो सकती है, वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और दरमियान में उसकी एक एप्लीकेशन लगी हुई है, एक सॉफ्टवेयर लगी हुई है जो उस डेटा के ऊपर काम करती है। दिमाग में तुम्हारे अगेन एलएमएस आना चाहिए। एलएमएस एक एप्लीकेशन है जो पीछे डेटाबेस के ऊपर डेटा राइट करती है या रीड करती है। तो इसमें ये होता था कि प्रोग्राम और डेटा की इंटरडिपेंडेंस थी। ये वो पॉइंट है जो मैं यहाँ पे नहीं लिख सका। प्रोग्राम एंड डेटा इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब ये है कि ईच एप्लीकेशन हैड इट्स ओन डेटा स्टोर। अगर तुम डेटा को चेंज करते थे तो एप्लीकेशन चेंज होती थी, और अगर तुम एप्लीकेशन को चेंज करते थे तो डेटा चेंज करना पड़ता था। ये एक अजीब सा प्रॉब्लम है, और ये आपको नहीं समझ आएगा, ये बहुत बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। आजकल के ज़माने में ये बात ये है कि अगर यूआई चेंज करो, ये एलएमएस की शक्ल बदल गई है ना सारी, अभी पिछले सेमेस्टर में बदली थी ना। ये एलएमएस की शक्ल कुछ और होती थी, और अब बल्कि अंदर तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई है। तो ये यूआई चेंज है ना, प्योरली कॉस्मेटिक यूआई चेंज थी जो फ्रंट एंड पे यूजर इंटरफेस पे की गई। पीछे कुछ बदला नहीं, तुम्हारा डेटा वैसे ही पड़ा हुआ है सारा, वैसी ग्रेड बुक है, वैसी अकाउंट बुक है, वैसे ही तुम्हारा सारा डेटा स्टोर्ड है, कोई एक धेले की भी चेंज यहाँ पे नहीं आई हुई। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम फ्रंट एंड पे चीजें चेंज करें, यहाँ पे चीजें चेंज करें, तो उसका फर्क पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रोग्राम और डेटा इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस होती है, नॉट इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस बड़ी गलत चीज है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम यूजर इंटरफेस पे कुछ चेंज करते हो, तो तुम्हें अपनी सॉफ्टवेयर भी चेंज करनी पड़ती है, तुम्हें डेटाबेस भी चेंज करनी पड़ती है। अब इस वक्त हमारा फ्रंट और बैक एंड बिल्कुल इंडिपेंडेंट है 21वीं सदी में। फ्रंट एंड कोई और कर रहा है और बैक एंड कोई और कर रहा है, और आपस में बिल्कुल कोई डिपेंडेंस नहीं है। ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो पीछे भी सारा चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड देना। अच्छा,
तो ये होती थी प्रोग्राम डेटा इंटरडिपेंडेंस, जो आपने नहीं देखी। आपने इस तरह की आर्किटेक्चर देखा है एप्लीकेशंस का, मतलब आपको नहीं है इस तरह की चीज नजर आई। तो ये सारे लफ्ज अब तुम्हें समझ आनी चाहिए कि डेटा डुप्लीकेशन जब करते हो, जब डेटा डुप्लीकेट होता है, एक दो तीन फाइलों के दरमियान में डेटा डुप्लीकेट होएगा, तो दैट लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी, विच मीन्स कि डेटा इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। ये लफ्ज सारे आपस में हेरा फेरी हैं, इनकंसिस्टेंट मैंने यूज नहीं किया। वो ये है बेसिकली, मतलब कि अगर डेटा इनकंसिस्टेंट होएगा तो उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होएगी। वो बातें वही हैं सारी, रीडिंग करना। अच्छा, अब डेटाबेसेस आ जाती हैं मिड 90s के अंदर, 1995 के अंदर डेटाबेसेस आ जाती है। डेटाबेसेस क्या करती हैं? डेटाबेसेस ये करती हैं, एक सिंगल स्टोरेज, एक सिंगल जगह होती है जहां पे डेटा सारा स्टोर होता है, ठीक है। और जिसको भी उस डेटा को एक्सेस करना है वो आके उस डेटा को एक्सेस करता है। अच्छा, दरमियान में एक लेयर होती है जो मैंने बनाई नहीं थी, अब बना देता हूँ। ये डीबीएमएस की एक लेयर होती है, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर जो डीबी को मैनेज करता है। इसको कैसे कहें, जैसे ये अगर एक वर्ड की फाइल है ना, ये अगर एक वर्ड की फाइल है, तो वो वर्ड की फाइल चलाने जिस सॉफ्टवेयर के अंदर चलती है, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो खैर, सारा डेटा एक सेंट्रल जगह पे स्टोर किया जाता है। अब जिसको जरूरत है वो उस डेटा को यूज कर लेता है। अब ये आपको फुल इंडिपेंडेंस देती है, फुल इंडिपेंडेंस। फुल इंडिपेंडेंस इस तरह कि आप फ्रंट एंड पे कुछ चीजें चेंज करते हो तो उसका डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, और डेटाबेस में कुछ चेंज करते हो तो फ्रंट एंड पे फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्रामर और डीबीए अलग अलग हो गए। इट गिव्स यू बेटर डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब था एक्यूरेसी। तो जाहिर बात, ये प्रॉब्लम आई कहाँ पे थी एक्यूरेसी की? जब तुम डेटा रिपीट कर रहे थे, रेपिटेशन की वजह से प्रॉब्लम आई थी। तो जब तुम रिपीट करोगे नहीं, हर चीज एक ही जगह पे पड़ी होएगी, सिंगल जगह पे, उसमें रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इंटेग्रिटी बेहतर होएगी। डेटा शेयर करना बहुत आसान होएगा, एक सिंगल जगह पे पड़ा है, उसको सारों के साथ शेयर करना है। और जाहिर बात है, रिडंडेंसी भी कंट्रोल हो जाएगी, रेपिटेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। बस पे कुछ और ज्यादा मैं करना नहीं चाहता, ये है बस, यही इतना ही है। आ, हाँ, जाने दो अभी सिर्फ आपको इन लफ्जों के मतलब क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगेन, कोई एप्लीकेशन दिमाग में ले आओ तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। एलएमएस दिमाग में ले आओ, तो एलएमएस में डेटा शेयरिंग कैसे हो रही है? वो ऐसे हो रही है कि तुम्हारा डेटा एक जगह पे पड़ा हुआ है कि एक्स वाई जेड नाम है, ये स्टूडेंट आईडी है। जब वो लाइब्रेरी वाले को चाहिए होता है उसको मिल जाता है, जब एग्जाम वाले को चाहिए होता है उसको मिल जाता है, जब रजिस्ट्रेशन वाले को चाहिए होता है उसको, मतलब हर बंदा उसको अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेस कर सकता है। एक और तरह से समझाऊं तो ये कैंपस का पोर्टल है, ठीक है। अगर लॉग इन हो जाए, तो अगर मैं इस पे आके कहता हूँ कि मुझे बिलाल का डेटा चाहिए, तो मुझे ये बिलाल का डेटा मिल जाता है कि ये बिलाल जमील इसका नाम है, ये इसकी आईडी है, ये इसका टेलीफोन नंबर है, ये इसका होम एड्रेस है। अब ये सारा वही डेटा है जो तुम्हें एलएमएस पे नजर आता है। अगर बिलाल अपने एलएमएस पे लॉगिन करेगा तो उसको ये सारा कुछ नजर आएगा, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट, तुम्हें आदत है, तुम्हें पता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट शक्ल के अंदर उसको प्रोफाइल के अंदर नजर आएगा। डेटा तो वही है। कहना ये चाह रहा हूँ कि वो डेटा एक ही जगह पे स्टोर हुआ है। जिस एप्लीकेशन को जरूरत पड़ती है उस एप्लीकेशन को उठा के वो आप पकड़ा देता है। यहाँ पे मोबाइल ऐप लगा लो, एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड ऐप को जरूरत पड़ी है उसको दे दो, वो अपने तरीके से उसको रेंडर कर देगा। ये डेटाबेस की बेसिकली फायदे, और मतलब उसकी कि क्यों इतना हम उसको पसंद करते हैं। ये किताब बहुत ज्यादा थ्योरी है, बहुत ही ज्यादा थ्योरी है। प्रैक्टिकल हिस्सा इसमें शुरू होता है तकरीबन 18वें लेक्चर से, 18वें से 30वें तक, 30वें 32वें तक थोड़ा सा है प्रैक्टिकल हिस्सा, और वही सारा है जो जॉब इंटरव्यू है। तो ये जो थ्योरी वाला हिस्सा है ये आपको बस पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ पढ़ो, अगर समझ आ जाती है तो बस जाके किताब पढ़ लो, दैट्स इट।
उसको अंडरलाइन कर लो उसी दिन, और कुछ नहीं चाहिए, इसकी वीडियोस भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ पे प्रैक्टिकल काम शुरू होएगा वहां पे तुम्हें चाहिए कि तुम मतलब खुद भी करो और सब कुछ। डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन पढ़ लेना। पता है वैसे, डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस। डेटा रॉ होता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। यानी डेटा बजाते खुद रॉ होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। उसके ऊपर जब कोई प्रोसेसिंग कर लेते हो, कोई काम कर लेते हो, कुछ एक्शन कर लेते हो, तो उसको कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन बन गई है। वही बातें सारी दोबारा आ रही हैं। अच्छा, डीबीएमएस के ऊपर मैंने बात नहीं की है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ। ये सारा कुछ है ना, ये जो सॉफ्टवेयर के सारों को मैंने नाम बताए हैं, एक्सेस, सीक्वल सर्वर, ओरेकल, पोस्टडी, ऑब्जेक्ट स्टोर, दीज आर ऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो डीबी को मैनेज करती हैं। वर्ड वाली एग्जांपल अच्छी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, वो ये है एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर तुम बहुत सारी फाइलें बना सकते हो, वो फाइलें डीबी हैं। तो डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करती है, और डीबी एक्चुअली वो रिपोजिटरी ऑफ डेटा है, वो सिंपल एक स्टोर ऑफ डेटा है। ठीक है। अच्छा, मैं ये बनाना इसलिए नहीं चाहता कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है उसको पता है कि उसने डीबी से बात कैसे करनी है, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग वो डीबीएमएस से बात करता है और फिर डीबीएमएस आगे से डीबी से बात करती है। नॉट अ बिग डील। ये वही बातें भाई कि कंसिस्टेंसी, डेटा एक्यूरेसी, सारी वही बातें हैं। तो डेटा कंसिस्टेंसी से मुराद है एक्यूरेसी। एक जगह पे कुछ तब्दील कर दो, दूसरी जगह तब्दील ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स कि सारा डेटा तुम्हारी डेटाबेस में एक जैसा ही होए, कंसिस्टेंट होए। सिक्योरिटी की बिल्कुल बात नहीं की। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है। वो इसलिए है कि अगर तुम सोचो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, दराज है, कोई अंडे ही बेच रहा है ऑनलाइन, मुझे नहीं पता, वो अंडा सेलर ही है, जो मर्जी बेचोगे ऑनलाइन, पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आएगी, वो स्टोर होएगी इन डीबीज। तुम दो मर्जी चीज ऑनलाइन बेच रहे हो, तुम्हारा ई स्टोर है वॉट, तो तुम डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में। उसके पीछे हैकर आएगा, हैकर को क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो डीबी को सिक्योर करना बड़ा सख्त जरूरी है। तो डीबी सिक्योरिटी टू फोल्ड होती है। नीड टू सिक्योर फ्रॉम हैकर्स, वो तो करना ही करना है, एंड ऑल्सो नीड टू सिक्योर फ्रॉम एक्चुअल यूजर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ठक 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 कैसे करूं तुम्हें मैं इसको कि या इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ होएगा जो है, लेकिन इसके अंदर से एग्जांपल नहीं देना आ रहा। एक बैंक की एप्लीकेशन है, बैंक, ठीक है। बैंक की एप्लीकेशन को कौन कौन यूज करेगा? एक क्लर्क यूज करेगा, कैशियर जो बैठा हुआ है वो यूज करेगा, और एक बैंक का प्रेसिडेंट यूज करेगा। सेम डेटाबेस होगी जिसको क्लर्क भी इस्तेमाल कर रहा है, प्रेसिडेंट भी इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर बात है प्रेसिडेंट उस डेटाबेस में से सारा डेटा देख सकता है, लेकिन क्लर्क को तुम सारा डेटा नहीं दिखाओगे, उसको तुम सिर्फ वो डेटा दिखाओगे जो उसको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैशियर को क्या चाहिए? उसको सिर्फ ये चाहिए कि तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तुम्हारी शक्ल कैसी है, और तुम्हारा वो साइन सिग्नेचर कैसे है। बस इन तीन चीजों की बुनियाद पे वो अपना काम कर सकता है। उसको तुम्हारा पर्सनल टेलीफोन नंबर, पर्सनल एड्रेस, ये सारा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक सिक्योरिटी का डीबी में ये होता है कि जौन से यूजर्स एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं डीबी, उनको कौन सा डेटा दिखाना है, क्या चीज दिखानी है उनको। ठीक है। तुम्हारी ग्रेड बुक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तुम्हारी ग्रेड बुक जब जाके स्टोर होती होगी ना पीछे डेटाबेस में, उसमें एक एक इच्ची बिची लिखी होगी कि मिड टर्म में इतने आए हैं, फाइनल में इतने आए हैं, असाइनमेंट्स में इतने आए हैं, वेटेज इतनी थी, वो सारे कैलकुलेशन लिखी हुई होगी। तुम्हें नहीं नजर आती, तुम्हें सिर्फ ये नजर आता है कि तुम्हारा जीपीए एक सब्जेक्ट में
इतना आया, लेकिन वीयू के जो एग्जाम फेल नजर आएगी। तो सिक्योरिटी दो एंगल्स है, एक तो जो बाहर वाला हैकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा ये कि जो कंपनी के बंदे हैं, जो अपने ही बंदे हैं, वो किसको कौन सा डेटा दिखाना है। बड़ा मजेदार टॉपिक है कि किसको कितना डेटा दिखाना है और उसको आप वो दिखाते हो। डेटाबेसेस अलाउ फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हमारी ये बात हो चुकी है कि एप्लीकेशन अब हो ही अलहदा गई है बिल्कुल डीबी से। तो एप्लीकेशन अलहदा बंदा कर रहा है, डीबी अलहदा बंदा कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सारा कुछ तेज हो जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इसी को कहते हैं, जरा डिफरेंट लफ्जों में पढ़ लेना। कॉन्करेंसी समझाना बड़ा मुश्किल है स्टेज पे, बहुत ही मुश्किल है। कॉन्करेंसी मींस के अ सिंगल ट्रांजैक्शन एट अ सिंगल टाइम, एक टाइम पे एक काम होना चाहिए। कॉन्करेंसी समझने के लिए ये करो कि डेटाबेस के ऊपर इमेजिन करो कि दो ट्रांजैक्शंस आ गई हैं, एक बंदा इधर से कुछ कर रहा है, डेटा डालने की कोशिश कर रहा है, हाँ दोनों डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बैंक है, बैंक की डेटाबेस है, उसमें एक जगह से एटीएम से कोई पैसे डाल रहा है और एक कैशियर कुछ कुछ कर रहा है। हाँ तुम्हारा अकाउंट है, तो तुम्हारे अकाउंट में एक तुम ब्रांच के अंदर खड़े होकर पैसे डाल रहे हो और एक मैं तुम्हारे अकाउंट में ऑनलाइन पैसे डाल रहा हूँ। अब ये बहुत ही कॉमन सिनारियो है, ये होता है, जाहिर बात है। होता ये है कि डेटाबेस की एक ही डेटा को दो लोग, दो डिफरेंट पार्टियां चेंज करने की कोशिश कर रही होती है। अब अगर इसको आप संभालो ना, इसको कॉन्करेंसी कंट्रोल कहते हैं बेसिकली, कि आपने इसको संभालना कैसे है। तो कॉन्करेंट मीन्स के दो ट्रांजैक्शंस इकट्ठी काम कर रही हैं। पहली लाइन पढ़ो, कॉन्करेंसी मीन्स द एक्सेस ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। यार ये वाली बात है कि एक से ज्यादा बंदा इकट्ठा साइमल्टेनियसली उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है। अब ये बड़ा क्रूशल है कि उसको संभालना है। अगर उसको आपने नहीं संभाला तो बड़े अजीब अजीब एरर्स आते हैं, रेस कंडीशंस कहते हैं उनको, और प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे डेटा करप्ट होता है। ठीक है, तो ये डीबीएमएस अपना खुद कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोवाइड करती है। ये फिक्र ना करो, आगे 3-4 लेक्चर हैं इस बात के ऊपर, ये इस वक्त बिल्कुल मैं करना नहीं चाहता था। बैकअप एंड रिकवरी इज एक्सट्रीमली क्रूशल, एक्सट्रीमली क्रूशल। तो जस्ट इमेजिन के वीयू की डेटाबेस फारग हो गई। वीयू की डेटाबेस जिसमें 2 लाख स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, वो फारग हो गई। फारग होने को डिफाइन करो, 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये कि डेटाबेसेस एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर के ऊपर एक डिस्क के ऊपर स्टोर हुई होती है, एक हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हुई होती है, वो हार्ड डिस्क खराब हो गई। नंबर 2, डेटा सेंटर जहां पे सर्वर्स लगे हुए हैं उसमें बिजली का झटका लगा, वो कंप्यूटर उड़ गए। तीसरा, फिजिकल चोरी, कि फिजिकली कोई वो हार्ड ड्राइव निकाल के ले गया है, वो क्रेडिट कार्ड नंबर चाहिए थे, जो भी था वो चोरी करके ले गया है। और चौथा ये कि मतलब कभी विंडोज करप्ट होती है, कभी कभी हो भी जाती है। 2-4 साल बाद कभी कभी तुम्हारा विंडोज का सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो भी जाता है। तो ये सारे रास्ते हैं जिससे तुम्हारी ये डीबी ज़ाया हो सकती है, फारिग हो सकती है। तो जाहिर बात है तुम्हारा तो सारी दुनिया बंद हो गई ना, सारी जाहिर बात तुम्हारी एप्लीकेशन भी फारिग हो गई, फिर वो पीछे कुछ है ही नहीं, वो करेगी क्या, सब कुछ फारिग हो गया। तो कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती हैं टू मेक श्योर कि उनका डेटा बैकअप रहे और रिकवरी की फैसिलिटी तेज होए। रिकवरी तो है ना, देखो एक सिंपल बैकअप प्रोसीजर क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तुम अपनी बैकअप कैसे करते हो, तुम अपनी तस्वीरें जो हैं वो एक जगह पे नहीं रखते, 2-3 जगहों पे रखते हो कि यार अगर ये हार्ड डिस्क उड़ जाएगी तो मैं इधर से उठा लूंगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन ये 24 घंटे ऑनलाइन चीजें हैं। मतलब फेसबुक वाले या एलएमएस वाले ये नहीं कर सकते कि थोड़ी देर के लिए सिस्टम बंद कर दें और फिर डीबी को कॉपी करके कहीं और ले जाएं और फिर दोबारा सिस्टम, ये नहीं हो सकता। ये सब 24 घंटे ऑनलाइन सिस्टम्स हैं। तो इनके ऑनलाइन ही मेथड्स बने हुए हैं कि इनको रेप्लिकेट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे, बड़ा वसी सब्जेक्ट है ये भी बजाते खुद, और तुम्हारे कोर्स में है ये भी, ये कैसे करना है। मतलब तो इतना बताता हूँ कि मोबाइल लिंक ने डिजास्टर रिकवरी साइट्स रखी हुई है। मोबाइल लिंक ने अपने सर्वर्स जो हैं वो पाकिस्तान में 3 जगहों पे रखे हुए हैं, फिजिकली 3 जगहों पे रखे हुए हैं, कि अगर एक शहर को आग लगेगी तो दूसरा तो होएगा ना, सिस्टम चलता रहेगा।
तो मोबाइल कंपनियां जो हैं, बैंक्स जो हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये डिजास्टर रिकवरीज को कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक शहर पे न्यूक्लियर बम भी गिर जाए तो उनके सिस्टम चलते रहेंगे, क्योंकि एक साइड डाउन होएगी, डिजास्टर रिकवरी वाली साइड खुद ब खुद ऊपर आएगी, और वो यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि सिस्टम डाउन हुआ है। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और बहुत काम इस पे आजकल होता है। अब वो कहता है कि डेटाबेस की कुछ बुरी बातें कर लेते हैं। वो कहता है पहले ये सिंपल फाइल सिस्टम होता था कि हर बंदा अपनी अपनी फाइल बना के काम करता रहता था। तो जब से डेटाबेसेस आई हैं, जाहिर बात है सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया है, तो अब कॉस्ट ज्यादा हो गई है, जाहिर बात है। ज्यादा इसलिए हो गई है कि इसको मेंटेन करने के लिए भी तुमने एक बंदा रखना है। इस डीबी को भी मेंटेन करने के लिए तुमने डीबीए रखना है, तुमने बैकअप स्ट्रेटजीज बनानी है, तुमने मतलब इसकी अपनी कॉस्ट है, प्लस ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर खरीदने की अपनी कॉस्ट है। इसका लाइसेंस जो है बड़ा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल ओरेकल का लाइसेंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो डीबीज अपनी कॉस्ट बढ़ाती हैं, अपनी एक कॉस्ट लाती हैं। कन्वर्जन कॉस्ट ये होती है कि अगर कोई बिजनेस फ्लैट सिस्टम से इस फ्लैट सिस्टम से कन्वर्ट कर रहा है डीबी के ऊपर, तो उसमें भी उसको टाइम लगेगा और काफी एफर्ट लगेगा, और यूजर्स को ट्रेन भी करना पड़ता है। और रिकवरी प्रोसीजर्स में मैं तुम्हें कहा भी बात करेंगे, ये पढ़ लेना बस। डेटा 21वीं सदी में इंपॉर्टेंट क्यों है, इट्स अ रिसोर्स। ये पता तुम्हें वैसे कि डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? डेटा साइंस का नाम सुना? पीएचडी हो रही है डेटा साइंस में इस वक्त लाहौर में। तो डेटा साइंस एक पूरा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पीएचडी कर रहे हैं लोग इस वक्त। तो 21वीं सदी में डेटा इज क्रूशल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो किसी भी बिजनेस के पास है। बिजनेसेस कर ये रहे हैं कि डेटा जमा करते जा रहे हैं, अभी उनको ये भी नहीं पता कि उसने उसका करना क्या है। गूगल के पास आपका एक अंबार लगा हुआ है आपके डेटा का, किस वक्त सोते हो, किस वक्त उठते हो, किस वक्त कहाँ जाते हो, ये सब वो गूगल मैप्स, मैसेज कौन करता है आपको, ईमेल्स, चैट मैसेजेस, ये सब स्टोर हो रहा है पीछे ना। तो उसको वो इवेंचुअली यूज करते हैं। मतलब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिजनेसेस आजकल 21वीं सदी में अपने कंज्यूमर को चीजें बेचना चाहते हैं। अब वो बेचेंगे कैसे, उनको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर किस चीज में इंटरेस्टेड है। जो जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसके सामने वही चीज लाओ। सिंपल सी बात है, गूगल पे सर्च करो मरी के होटल, 10 मिनट बाद फेसबुक तुम्हें एड्स दिखाता है मरी के होटल्स के। यही तो गेम है सारी, कि वो इंटरेस्टेड है तुम्हें फौरन वो चीज देने में जो तुम लेना चाहते हो, ताकि तुम फौरन वो ट्रांजैक्शन करो। तो ये बड़ा मतलब अब तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। एक मिनट देना मुझे, देखना मैंने करना क्या है। अच्छा, लेवल्स ऑफ डेटा है, ठीक है। लेवल्स ऑफ डेटा में सिर्फ एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है, वो मेटा डेटा है, ठीक है। एक तो रियल वर्ल्ड डेटा ना, कि एक स्टूडेंट है, उसका जो आईडी है, उसका जो नेम है, फादर नेम, एड्रेस, शनाख्ती का, ये सब रियल वर्ल्ड डेटा है। मेटा डेटा कहते हैं डेटा अबाउट डेटा को। कहीं भी ये नहीं लिखा, लेकिन ये बहरहाल डेटा अबाउट डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है अली खान, मेरी एज है 30, मेरी क्लास है MCS, वट एवर जो भी है। तो मेरा जो एक्चुअल डेटा है कि अली खान 40 MCS, ये तो डेटा हो गया ना, एक्चुअल डेटा हो गया। अब ये जो उसके नाम, मतलब ये मेटा डेटा है, ये मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। अगर एक टेबल बनाओ तो टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा लिखो, तो तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम टेबल के ऊपर हेडिंग्स डालोगे कि ये कॉलम नेम का है, ये कॉलम एड्रेस का है। वो जो हेडिंग्स है ना, वो मेटा डेटा है, जो एक्चुअली डेटा तो नहीं है। एक्चुअली तो वो कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो तुम्हें ये बता रहा है कि ये डेटा किस चीज का डेटा है, ये है क्या, ये नेम है, एज है, एड्रेस है, क्या चीज है। तो मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। और इसकी ये डेफिनेशन मुझे बस अच्छी लगी है कि मेटा डेटा इज ऑल्सो नोन एज स्कीमा फॉर रियल वर्ल्ड डेटा। कि रियल वर्ल्ड डेटा एक्चुअल डेटा होता है, उसको स्टोर करने के लिए तुम एक स्कीमा डिफाइन करते हो। स्कीमा ये होता है कि तुमने एक्सेल की फाइल बनाई है जिसमें तुमने लिखा है नेम, एज, एड्रेस, 3 कॉलम बना दिए।
ये तुमने स्कीम डिफाइन कर दी है कि मैं डेटा को इस तरीके से स्टोर करूंगा, एक्चुअल डेटा भी कुछ नहीं आया, तो दैट स्कीमा इज कॉल्ड मेटा डेटा। और बस मैं इसको यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ। हाँ बस मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा, अब चीज़ें रहती हैं लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा। ये लेक्चर 2 के सेंटर में हूँ मैं भाई, ठीक है? तो पहले 3 लेक्चर्स रीड कर लेना, यहाँ पे छोड़ा है मैंने। लेक्चर 1 2 3 किताब से रीड कर लेना। मैंने असेंबली से पहले काफ़ी देर ये समझाया आपको कि वीडियो लेक्चर्स लेने चाहिए आपको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेने हैं ले लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं लेने कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। सिर्फ किताब पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो चीज़ें और मेरे साथ डिस्कस कर लो। मतलब कुछ पढ़ के आते हो, कोई चीज़ नहीं समझ आती, बस पूछ लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है भाई, तो कोई मसला नहीं तो इजाज़त दो।